नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं गांव आज तक। कुछ ही देर में भारत और श्रीलंका के बीच T20 सीरीज का पहला मैच खेला जाना है। दर्शकों का हुजूम पुणे के महाराष्ट्र संघ स्टेडियम में उमड़ पड़ा है। बहुत से लोग टिकट नहीं मिलने की वजह से मायूस भी हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ दिन पहले रायपुर में हुए ऐसे ही एक अंतर्राष्ट्रीय मैच को देखने पहुंचे भिलाई के कुछ ग्रामीणों को टिकट नहीं मिल पाई थी। ग्रामीण बहुत मायूस हुए थे। टिकट लेने के लिए वो सुबह से लाइन में खड़े थे, लेकिन जब उनका नंबर आया तो टिकट बिक चुके थे। उन्होंने अपनी आप बीती जब इलाके के लोगों को बताई तो सबने मिलकर एक अनोखा फैसला किया। गांव में फ्लड लाइट क्रिकेट मैच का आयोजन किया। छत्तीसगढ़ के भिलाई पावर हाउस इलाके के इस मैदान में खेला जा रहा यह क्रिकेट मैच कोई आम नहीं बल्कि बेहद खास है। खास इसलिए क्योंकि ये सभी खिलाड़ी किसी बड़े शहर या फिर महानगर से नहीं बल्कि राज्य के गांव कस्बों से इस मुकाबले में हिस्सा लेने आए हैं। क्रिकेट का ये मुकाबला ग्रामीण इलाकों में खिलाड़ियों को मौका देने के लिए आयोजित किया गया है। मकसद है गांव के खिलाड़ियों की खेल प्रतिभा को निखारना। ये जो हमारा इलाका है जहाँ पे ऐसे मैच नहीं होते, तो हमने हमारे दिमाग में ये बात आई कि जहाँ के इस एरिया के हमारी स्टेट के प्लेयर्स को उनका जो टैलेंट है लोग देखें। छत्तीसगढ़ के बस्तर, सरगुजा, कोरबा, धमतरी, दुर्ग, राजनांदगांव के होनहार खिलाड़ी क्रिकेट के इस मुकाबले में हिस्सा ले रहे हैं। खिलाड़ियों की मेहमान नवाजी के लिए ग्रामीणों ने अच्छा खासा प्रबंध किया है। फ्लड लाइट के इस मुकाबले में गांव के लोगों के साथ साथ खिलाड़ियों ने क्रिकेट का खूब लुत्फ उठाया। मिनी आईपीएल लग रहा है मुझे पब्लिक का जो क्रेज है तो काफी अच्छा लग रहा है यहाँ पर क्रिकेट खेल के। क्रिकेट के इस मैदान को हूबहू वैसी शक्ल दी गई है जैसे कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों के दौरान आमतौर पर स्टेडियम में दिखाई देती है। खेल शुरू होने से लेकर खत्म होने तक पूरे समय दर्शकों का जमावड़ा लगा हुआ है। भिलाई और उसके आसपास के इलाकों में सब्जी की अच्छी खासी खेती होती है, लेकिन इस बार खराब मानसून की वजह से किसानों को काफी नुकसान हुआ है। लिहाजा कई खिलाड़ियों ने अपने इनाम की रकम इन किसानों को देने का ऐलान किया है। कर्ज हमारे सारे फार्मर्स को जाएगा, सारे किसान भाइयों को जाएगा। क्रिकेट के इन मुकाबलों को देखने के लिए ग्रामीण इलाकों के ही नहीं बल्कि शहरों से भी लोग इस मैदान में पहुंच रहे हैं। T20 की तर्ज पर खेले जा रहे इस ग्रामीण क्रिकेट लीग में गांव के क्रिकेटरों ने ऐसा हुनर दिखाया है कि पूरे इलाके में उनकी बल्ले बल्ले हो रही है। क्रिकेट ने इस इलाके की फिजा बदल दी है। आमतौर पर जिद सोने वाले लोग भी देर रात तक क्रिकेट का लुत्फ उठाने के लिए रत जगह कर रहे हैं। रघुनंदन पंडा के साथ सुनील नामदेव, भिलाई आज तक। गांव आज तक में आज दूसरी खबर भी खेल से ही जुड़ी है। उत्तर प्रदेश के मथुरा की ताइक्वांडो चैंपियन नेहा की कहानी उन महिलाओं के लिए एक प्रेरणा है जो शादी के बाद ये मान लेती हैं कि उनका करियर खत्म हो गया है। नेहा ने न सिर्फ शादी के बाद पढ़ाई की बल्कि अपनी मेहनत के दम पर नेशनल ताइक्वांडो प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल हासिल किया। आइए आपको चैंपियन नेहा से मिलवाते हैं। में गई पढ़ लिया कि भाई झांसी की रानी ये करती थी या फिर तेरा चौहान समथिंग कुछ ये करता था, या बस मेरे माइंड में मतलब कुछ अलग करने का था, जो अलग हटके करके दिखाने का था। इनसे मिलिए, ये है ताइक्वांडो चैंपियन नेहा वत्स। मथुरा के कोसीकला के गांव अजीजपुर की रहने वाली नेहा दिखने में भले घरेलू महिला की तरह लग रही हो, लेकिन जब ये मैदान पर उतरती हैं, अच्छों के पसीने छुड़ा देती हैं। हाल ही में मुंबई में हुई नेशनल ताइक्वांडो प्रतियोगिता में नेहा ने हरियाणा की तरफ से खेलते हुए गोल्ड और सिल्वर मेडल जीता था। नेहा जब मेडल जीतकर अपने ससुराल कोसीकला पहुंची तो पूरे गांव में उनका जोरदार स्वागत हुआ। देखो जी, शुरू से मेरे माइंड में था कि कुछ एक्स्ट्रा करके दिखाना है, सबसे हटके करके दिखाना है, जो कोई ना करता हो। हरियाणा के गांव सरबथला की रहने वाली नेहा की शादी 2011 में मथुरा के अजीजपुर गांव के अजीत से हुई थी। मायके में रहते हुए नेहा ने ताइक्वांडो में कई प्रतियोगिताएं जीती थी। शादी के बाद नेहा घर के कामकाज में फंस गई, लेकिन जब बच्चे बड़े हुए तो इन्होंने एक बार फिर अपने पुराने शौक को जुनून में बदल लिया। शादी के बाद मैंने M.Com किया, मतलब साथ साथ
फिर बच्चे हो गए, बच्चों के बाद फिर मेरा ब्रेक लग गया। अब मुझे लगता है कि क्या नाम है, मेरे बच्चे लायक हो गए हैं, स्कूल जाने लगे हैं, तो फिर मैंने दोबारा बैक किया है, तो अब दोबारा प्रैक्टिस करके। मथुरा के कोसीकलां की बहू नेहा वत्स ने शादी के बाद पहली बार हरियाणा की तरफ से खेलते हुए ताइक्वांडो की नेशनल प्रतियोगिता में गोल्ड और सिल्वर मेडल जीता है। नेहा की इस जीत से पूरे गांव में जश्न का माहौल है। नेहा के ससुराल वाले फूले नहीं समा रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है, ऐसी पुत्र वधू मिली। हमें बहुत खुशी है कि इस गांव की बहू एक गोल्डन मेडल जीत के लाई है। 8 साल से ट्रेनिंग ले रहे हैं। नेहा की कामयाबी अजीजपुर गांव के लिए मिसाल बन गई है। हर तरफ उसी के चर्चे हैं। हर कोई अब अपनी बेटी को नेहा की तरह बनाना चाहता है। मदन गोपाल शर्मा, मथुरा, आज तक। बैंक तो आपने बहुत से देखे होंगे, लेकिन वाराणसी के बड़ा गांव में एक ऐसा बैंक है जो लोगों का पेट भरने का काम कर रहा है। ये बैंक है अनाज बैंक। बड़ा गांव स्थित बलदेव पीजी कॉलेज के प्रबंधन और छात्रों की मदद से ये अनाज बैंक चलाया जाता है। गरीब, असहाय और ज़रूरतमंद जो लोग होते हैं उनकी मदद के लिए इसे बनाया गया है। इस बैंक में लोग अपनी मर्जी से अनाज जमा कराते हैं। कैसे काम कर रहा है ये अनोखा अनाज बैंक, किन लोगों को हो रहा है इस अनाज बैंक से फायदा, ये सारी चीजें जानते हैं। एक मुट्ठी अन्न की कीमत क्या होती है, कोई इन लोगों से पूछे। दाने दाने को मोहताज इन लोगों को अनाज बैंक के जरिए मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है। गरीबों के लिए अनाज बैंक शुरू कर मिसाल कायम करने का काम किया है वाराणसी की बड़ा गांव स्थित बलदेव पीजी कॉलेज ने। बलदेव अनाज बैंक के नाम से चल रहा यह बैंक अपने आप में अनोखा है। देश का शायद ये पहला बैंक है जहां पैसे की जगह अनाज जमा किया जाता है। जो आबादी है उसमें लगभग 35% आबादी ऐसी है जो कि वास्तव में गरीबी रेखा के नीचे है, जिसके लिए 2 वक्त की रोटी मिल पाना कठिन काम है। इन्हीं अवधारणा को लेकर के हमने अपने छात्र छात्राओं से बात किया और कि हम चाहते हैं कि ऐसे लोगों की मदद की जाए। हमारे छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़ कर की भागीदारी की और पहले दिन जिस दिन हमने उनसे वार्ता किया उसके अगले दिन राष्ट्रीय सेवा योजना के छात्र छात्राओं ने लगभग 2 कुंटल अनाज हम लोगों को उपलब्ध कराया। और उसके बाद हमने अपने शिक्षकों और कर्मचारियों से अनुरोध किया तो लगभग अब तक कुल मिलाकर के पिछले 1 हफ्ते में हम लोगों ने 35 कुंटल अनाज एकत्र किया है। गांव के बीपीएल कार्ड धारकों की मदद के लिए वाराणसी के बलदेव कॉलेज में अनाज बैंक की शुरुआत की गई। कॉलेज के बच्चों और कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर कॉलेज की इस पहल में हिस्सा लिया। लिखा पढ़ी के बाद ही इस बैंक में अनाज जमा होता है। फिर इस जमा अनाज की मदद से उन गरीबों को राहत देने का काम किया जाता है जिन्हें 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती। समाज के गरीब तबके के लिए ये मुहिम किसी वरदान से कम नहीं है। ये बैठ के विचार किया कि हमें क्लासरूम टीचिंग से अलावा बाहर जाके समाज के लिए कुछ करना चाहिए। तो उसको लेके हम लोगों ने ये विचार किया कि समाज का जो अंतिम तबका, अंतिम व्यक्ति है जो बहुत गरीब है, जिसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है, उसके लिए हम लोग कुछ करें। जब हम सक्षम और समर्थ होंगे तो महाविद्यालय को अनाज वापस देंगे। अनाज बैंक के जरिए जिन लोगों को अनाज दिया जा रहा है उनसे ये शपथ भी ली जा रही है कि जब उनकी स्थिति सुधरेगी तो वो वापस बैंक में अनाज जमा कराएंगे। पढ़ाई के साथ साथ समाज सेवा की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेने वाले कॉलेज के छात्र इस मुहिम का हिस्सा बनके बेहद खुश हैं। इस मुहिम से बहुत खुश हूँ क्योंकि इस मुहिम से बलदेव पीजी कॉलेज अनाज बैंक से किसी गरीब के घर में अगर 2 वक्त की रोटी मिल जाए, जो नहीं पा पाते, किसी कठिनाईवश नहीं पा पाते हैं, तो हमारे इस प्रयास कुछ हम प्रयास किए हैं। बहुत आराम मिली बाबू, तो सब पूर्ण प्रताप मिली। जब पेट भरी तो आशीर्वाद ने मिली। बलदेव अनाज बैंक अभी तक दर्जनों गरीब गांव वालों की मदद कर चुका है। अपने आप में अनोखी इस मुहिम से अगर हर कोई जुड़े
तो समाज से वंचित तबके की बड़ी मदद हो सकती है। अनाज बैंक की ये मुहिम वाकई काबिले तारीफ है। नीतीश कुमार पांडे, वाराणसी, आज तक। गांव आज तक में भी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको एक ऐसी गौशाला में ले चलेंगे जहां कान्हा की बांसुरी से हिंसक गायों को कंट्रोल किया जा रहा है। बेहद दिलचस्प कहानी है ये। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए गांव आज तक। हरियाणा के हिसार जिले की लाडवा गौशाला में बज रही बांसुरी की इस धुन के पीछे की कहानी बेहद रोचक है। गौशाला में खड़ी जिन गायों को आप देख रहे हैं, ये सभी कल तक बेहद हिंसक थीं। हिंसक होने की वजह से इनके मालिक इन्हें गौशाला में छोड़ गए थे। हिंसक गायों पर काबू पाने के लिए गौशाला में आए एक संत ने उपाय बताया। उपाय के मुताबिक गौशाला में बांसुरी की धुन बजाई जाए। तर्क ये था कि जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनकर गाय मंत्रमुग्ध हो जाती थी, उसी तरह से बांसुरी की धुन से हिंसक गाय काबू में आ जाएंगी। कृष्ण की जो बांसुरी का सिस्टम है वो यही सिस्टम था। जो बांसुरी बजा कर था तो कृष्ण भी उस टाइम पर खुद आनंद में आ कर दे, और गाय भी उस टाइम पर पूरा आनंद में गाय चल रही थी। उस टाइम पर बांसुरी पर गाय का ध्यान हुआ करना, इसलिए गाय एक जगह चलने में और कुछ तकलीफ आती नहीं थी। गौशाला संचालकों को उम्मीद नहीं थी कि बांसुरी की धुन से गाय वाकई हिंसक प्रवृत्ति छोड़ देंगी, लेकिन जल्द बांसुरी की धुन का असर गायों पर दिखने लगा। कुछ ही दिन में गौशाला में सब कुछ बदल गया। जो गायें किसी को अपने पास नहीं आने देती थी, वो एकदम शांत रहने लगी। सब चीज में फर्क पड़ेगा। एक तो बंदा को नहीं करती है, बंदा भी को नहीं करती है, तो खुदा नाची वाली है। यदि पकड़े तो इतना ही नहीं पड़े। शाम को हम रात को आप 10 बजे जिस टाइम पर शांत होंगे नहीं, उस टाइम पर हाथ फेरेंगे नहीं। गौशाला संचालकों की माने तो जैसे ही गौशाला में बांसुरी की धुन बजती है, आसपास घूम रही गायें खुद गौशाला में आ जाती हैं। इन लोगों के मुताबिक हैरानी की बात तो ये है कि जो हिंसक गाय कुछ दिन पहले तक किसी को पास फटकने नहीं देती थी, वो दूसरी गायों के बच्चों को दूध पिलाने लगी हैं। हालांकि जो भी ये बात सुन रहा है, उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा। भूपेंद्र मोर, हिसार, आज तक।